My dear students, how are you? Guddu, Tinku, Monu, Paplu, Bablu. Are you prepared for this class? आप लोग प्लांट हाइब्रिडाइजेशन ऑफ मेंडल मोनोहाइब्रिड क्रॉस डाइहाइब्रिड क्रॉस दोनों अच्छे तरीके से समझ लिए। आज हम कुछ एक्सप्लेन करेंगे जो मेंडल साहब ने आउटकम लाया था लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो कुछ एग्जाम्पल है जो जर्मनी के साइंटिस्ट कार्ल कॉरेंस ने कुछ खास एग्जाम्पल दिया जो लॉ ऑफ डोमिनेंस को फॉलो नहीं करता है। तो थोड़ा सा आज हम उस पर अपना स्टडी करेंगे, उस पर डिस्कस करेंगे। जैसे इसमें दो मैसेज दिया, एक दिया इनकम्प्लीट डोमिनेंस, दूसरा दिया कोडोमिनेंस। तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे कोडोमिनेंस। क्या है कोडोमिनेंस? यहाँ भी डोमिनेंस वर्ड आ रहा है। तो डोमिनेंस यहाँ पहले हम लोग मेंडल साहब के मोनोहाइब्रिड क्रॉस में डोमिनेंट रिजल्ट देखे थे। यहाँ पर दो ट्रेट्स, दो कैरेक्टर बराबर बराबर फॉर्म में अपीयर होता है, दोनों अपना अपना एग्जिस्टेंस शो करता है फेनोटाइपिकली फॉर्म, फेनोटाइपिक जेनोटाइपिक दोनों फॉर्म। तो इसलिए इसको कहा गया कोडोमिनेंस। थोड़ा सा इसका हम डिफिनीशन देंगे। वन एलील influence other allele on same gene is example of codominance और इसको बोला जाता है इंटरजेनिक। इसको क्या बोला जाता है? इसको इंट्राजेनिक बोला जाता है, इसको इंट्राजेनिक बोला जाता है और इंटर एलिलिक बोला जाता है। दूसरा नाम है इंटर एलिलिक और इंट्राजेनिक। इसको बढ़िया तरीका से आप कंफर्म कर लेंगे, इंट्राजेनिक और इंटर एलिलिक। तो इसमें दो तरह का एग्जाम्पल दिए, एक दिए कोडोमिनेंस, दूसरा दिए इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट में भी डोमिनेंस वर्ड आया। कंप्लीट फॉर्म में दोनों जगह जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में कंप्लीट डोमिनेंस दिखाया गया था वह यहाँ रिजल्ट अपीयर नहीं होता है। कुछ खास केसेस में जो कॉरेंस साहब ने मेंडल साहब के बाद इसको पोस्ट मेंडेलियन रिजल्ट बोला जाता है। तो इसको दुनिया के सामने लाया और इस एग्जाम्पल को पेश किया जो जनरल रूल्स है उससे हट के यह फॉलो कर रहा है। क्या है इसमें? कोडोमिनेंस में कई एग्जाम्पल हैं। खास करके कोडोमिनेंस में जो हम एलील का इंटरेक्शन का एक्सप्लेनेशन दिया, यह भी दो तरह का होता है। एक होता है इंटर एलिलिक और इंट्राजेनिक, इंटर एलिलिक और इंट्राजेनिक, और दूसरा होता है जो एनसीईआरटी नहीं बताती है, एनसीईआरटी में इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, नॉन एलिलिक और इंटरजेनिक। फिर भी मैं इसका एग्जांपल आगे दूंगा। तो अभी पढ़ना है इंट्राजेनिक और इंटर एलिलिक। तो इंट्राजेनिक इंटर एलिलिक में कोडोमिनेंस को समझेंगे। कोडोमिनेंस में चार एग्जाम्पल यहां हम देंगे, जिसमें एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम जो आपका एनसीईआरटी भी एक्सप्लेन करता है, दूसरा रोन कलर ऑफ कैटल, तीसरा सिकल सेल एनीमिया का केस जो डिजीज है, और एक ऊपर से हम बताएंगे एमएन ब्लड ग्रुप सिस्टम। यह बताने का मुख्य कारण है कि आप 2 एम से बायो पढ़ते हैं, एक बोर्ड एग्जाम के लिए, दूसरा नीट के लिए। तो नीट के ख्याल से एमएन ब्लड ग्रुप सिस्टम भी इम्पोर्टेंट है। तो फिलहाल हम एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम का एक्सप्लेनेशन करेंगे। आप लोग जानते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस डाइहाइब्रिड क्रॉस में इसको समझ चुके हैं। एक कैरेक्टर को पेयर ऑफ जीन कंट्रोल करता है, कैरी करता है। यहाँ पर क्या है? मल्टीपल एलील है एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम में, एबीओ, और कैरी करता है सिंगल जीन। यह एक एक्सेप्शनल केस है। मल्टीपल एलील कैरीड बाय सिंगल जीन इन द केस ऑफ ह्यूमन ब्लड सिस्टम, और सिंगल जीन जो ट्रिपल एलील को कैरी करता है। अब मैटरनल यानी मदर, पैटर्नल यानी फादर, दोनों का अलग अलग ब्लड ग्रुप है, दोनों को क्रॉस कराया जाता है। एक कैरेक्टर लिया गया ब्लड का,
दोनों को क्रॉस कराया जाता है, ब्लड ग्रुप लिया गया, दोनों को क्रॉस कराया जाता है। उस क्रॉस का रिजल्ट का एक्सप्लेनेशन हम अभी पढ़ेंगे, देखेंगे। थोड़ा सा माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख रहे हैं कोडोमिनेंस, इसका इंट्राजेनिक और इंटर एलिलिक आप लोग समझ चुके हैं, हमने एक्सप्लेन कर दिया है। अगर कहेंगे फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। वन एलील इन्फ्लुएंस अदर एलील ऑन सेम जीन, और जो डिफरेंट जीन वाला है आगे बताएंगे। सेम जीन पर जब एक एलील दूसरे एलील को इन्फ्लुएंस करता है, इसको इंट्राजेनिक या इंटर एलिलिक बोलते हैं। अब इसमें आ गया ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम, दूसरा आ गया MN ब्लड ग्रुप, तीसरा आ गया रोन कलर कैटल, चौथा आ गया सिकल सेल एनीमिया। यह ऑटोजोमल रिसेसिव लिखा हुआ है, थोड़ा सा हल्का एक्सप्लेन इस पर कर देंगे। हमारे बॉडी में 2 तरह के क्रोमोजोम होते हैं हर एक सेल में, एक होता है ऑटोजोम्स, दूसरा होता है सेक्स क्रोमोजोम्स। तो ऑटोजोम्स जो होता है, कुछ डिजीज का कैरेक्टर, कुछ कैरेक्टर्स ऑटोजोम्स पर होते हैं, कुछ कैरेक्टर्स सेक्स क्रोमोजोम पर होते हैं। तो सिकल सेल एनीमिया का जो केस है, इसका जो जीन है वह ऑटोजोम्स के ऊपर होता है। हमारे ह्यूमन सेल में कितने क्रोमोजोम होते हैं आप सब जानते हैं, 23 पेयर्स। 11वां नंबर जो क्रोमोजोम है, 11 नंबर ऑफ क्रोमोजोम पर सिकल सेल एनीमिया का अपीयरेंस होता है। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि नीट में थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये सारा बोर्ड के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ठीक है, इसको ऑटोजोमल रिसेसिव बोलते हैं। ऑटोजोमल रिसेसिव NCERT बताती है, एग्जाम में आएगा क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस, तो इसमें लिखना है आंसर ऑटोजोमल रिसेसिव। लेकिन यह एग्जाम्पल है कोडोमिनेंस का, रिसेसिव का नहीं, कोडोमिनेंस का। NCERT अगर बोर्ड में क्वेश्चन आता है, नीट में क्वेश्चन आता है, तो आंसर में ऑटोजोमल रिसेसिव डालना है, कोडोमिनेंस नहीं डालना है, वो गलत हो जाएगा। लेकिन हम पढ़ा रहे हैं कोडोमिनेंस, चूंकि NCERT कोडोमिनेंस का एनालिसिस कर रही है और इसलिए मैं बता रहा हूँ। और हमारा ब्लड तो आप समझ ही गए। अब देखिए, इसमें एलील लिया गया फ्रॉम फर्स्ट पेरेंट, पेरेंटल फॉर्म जो फादर है, एलील फ्रॉम सेकेंड पेरेंट जो मैटरनल है, मदर है। फादर का आई जीन ए ब्लड ग्रुप को कैरी करता है और मदर का आई जीन ए ब्लड ग्रुप कैरी करता है। जेनोटाइपिकली ऑफस्प्रिंग में IA आएगा और रियली जो बच्चे होंगे, ऑफस्प्रिंग होंगे, उसका ब्लड ग्रुप ए हो जाएगा। दूसरा है IA पैटर्नल, मैटरनल IB, और दोनों का जेनोटाइपिक रिजल्ट IAIB आएगा और ब्लड ग्रुप अपीयर होगा AB के फॉर्म में। दोनों बराबर बराबर रूप में अपना अपीयरेंस दिखाता है, इसलिए इसको कोडोमिनेंस कहा गया। तीसरा है II क्या है? II है, हमने बताया था, जिस पर कोई शुगर अपीयर नहीं होता है प्लाज्मा में, ना A होता है ना B होता है, उसको 0 ग्रुप कहा जाता है, मैंने O ग्रुप हो गया, तो उसको I से डिनोट किया जाता है, स्मॉल I से, II। तो दोनों का जेनोटाइपिक रिजल्ट आया II, और यह हो गया A ब्लड ग्रुप जो है वो अपीयर हुआ। दूसरा है IB, फादर को एक दूसरे बार IB लिया गया और मदर भी IB लिया गया, फादर IB, मदर IB, रिजल्ट आया जेनोटाइप में IB, और इसका फेनोटाइपिकली रिजल्ट आया जो अपीयर हुआ ब्लड ग्रुप वह B। तीसरा, उसके बाद आया फादर में IB, मदर में IA, और जेनोटाइपिकली यह आया IAIB, और इसका अपीयरेंस हुआ फेनोटाइपिकली AB। एक बार यहाँ AB देखे, एक बार यहाँ AB देखे, एक बार मदर का A ग्रुप लिया गया, एक बार फादर का A ग्रुप लिया गया, और उल्टा करके दोनों को क्रॉस कराया गया, तो दोनों में AB ब्लड ग्रुप आता है। एक यह टाइप हो गया। उसके बाद IBII, इस पर कोई शुगर नहीं अपीयर है, यहाँ B शुगर वाला अपीयर है, तो यहाँ पर जेनोटाइपिकली आ जाएगा IBII और ब्लड ग्रुप हो जाएगा ऑफस्प्रिंग में B। लास्ट में आप देख रहे हैं
फादर आई, मदर आई, मतलब ए न तो ए है न बी है। जेनोटाइप आ गया आई, और इसको कहा गया ओ ब्लड ग्रुप। आप लोग समझ गए, 7 टाइप्स का फेनोटाइपिकली रिजल्ट आता है जो आप लोग इसमें स्टडी करते हैं। एबीओ ब्लड ग्रुप में 7 तरह के कैरेक्टर अपीयर होते हैं, इसलिए 7 तरह का कैरेक्टर मैटरनल पैटर्नल जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस दिखाया गया, एक कैरेक्टर को लिया गया और क्रॉस करा के रिजल्ट आया। 7 तरह के फेनोटाइपिकली जो रिजल्ट आते हैं ऑफस्प्रिंग में, बच्चों में 7 तरह के ब्लड ग्रुप क्रॉस कराने के बाद देखने को मिला। इस तरह से ए बी ओ 0 इतना पॉसिबिलिटी क्रॉस का बनता है। 7 टाइप्स का क्रॉस कराया गया और ये ब्लड ग्रुप आया। तो आप लोग यहाँ कोडोमिनेंस इसलिए कहा गया, ए और बी दोनों बराबर बराबर एग्जिस्टेंस के फॉर्म में अपीयर होते हैं, इसलिए इसको कोडोमिनेंस के रूप में एग्जाम्पल के रूप में लिया गया। इसका यूज कहाँ होता है? इसका यूज होता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के केस में। लैंड स्टीनर साहब ने डिस्कवर्ड किया था एबीओ ब्लड ग्रुप 1900 ईस्वी में, और 1902 में डी कास्टेलो और एस्टिनी ने एबी ब्लड ग्रुप का डिस्कवर्ड किया। और जब एबी ब्लड ग्रुप का डिस्कवर्ड हुआ, उसके बाद से ब्लड ट्रांसफ्यूजन का केस स्टार्ट हो गया। ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या है? जब कोई पेशेंट कोई आदमी एक्सीडेंट कर जाता है, उसका ब्लीडिंग हो जाता है, अधिक से अधिक ब्लड शरीर से बाहर निकल जाता है, इमीडिएट सर्वाइवल कंडीशन के लिए, बचने के लिए उसको ब्लड चाहिए। किसी और के बॉडी से ब्लड लेके उसको चढ़ाया जाता है, इसको कहते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन। यह 1902 के बाद संभव हो सका, जब डी कास्टेलो और एस्टिनी ने एबी ब्लड ग्रुप का इजाद किया, डिस्कवर्ड किया। तो आप समझ गए एबीओ ब्लड ग्रुप का यूज कहाँ है? इसका यूज है इन द केस ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। एक आरएच फैक्टर भी होता है, वो आगे बताएंगे। रिसस मंकी से हम लोग का रिलेशन है, तो जहाँ रिसस मंकी का अपीयर होता है पॉजिटिव हो गया आरएच, जहाँ नहीं होता है आरएच नेगेटिव हो गया। ये हो गया आरएच फैक्टर, अलग से हम बता दिए, यहाँ उसकी आवश्यकता नहीं है। अब आप भी समझ गए। दूसरा एग्जाम्पल देने जा रहे हैं, कोट कलर इन कैटल। कैटल लिया गया, एक रेड कलर का, एक व्हाइट कलर का, और दोनों को क्रॉस कराया गया। एक कैरेक्टर लिया गया, कलर में रेड और व्हाइट कंट्रास्ट कैरेक्टर। तो आप जानते हैं किसी भी कैरेक्टर्स को कैरी करता है पेयर ऑफ जीन। तो यहाँ पर रेड कलर के लिए भी कैपिटल आर लिए, व्हाइट कलर के लिए डब्ल्यू लिए, और दोनों का जो हाइब्रिड आया क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के थ्रू F1 जनरेशन, वह आ गया RW। यह क्या हुआ? ना रेड हुआ ना व्हाइट हुआ, रोन कलर आ गया। रोन कलर को लोकल लैंग्वेज में चितकबरा बोलते हैं, समझने में आसान होगा। इसमें क्या होता है, रेड और व्हाइट का बराबर बराबर पैच अपीयर हो जाता है। तो बराबर रूप में अपीयर हुआ, कोई रिसेसिव नहीं हुआ, दोनों अपीयर हो गया बराबर फॉर्म, इसलिए इसको कोडोमिनेंस के रूप में लिया गया। अब हम आगे देखेंगे F2 जनरेशन में क्या आता है। तो एक यहाँ आया, इसी तरह एक दूसरा क्रॉस, रेड और व्हाइट कैटल का क्रॉस करा के दूसरा लिया गया, उसमें भी RW आया, रोन कलर आया। अब दोनों रोन कलर का गेमिट निकाला गया। तो गेमिट निकालना आता है आपको 2n, n है नंबर ऑफ वेरिएशन ऑफ गेमिट। यहाँ RW में कितने वेरिएशन है? 1। तो 2n के जगह 1 होगा तो वैल्यू 2 आएगा, यानी 2 गेमिट इससे आएगा। इसी तरह 2 हाइब्रिड लेंगे, RW रोन कलर का 2 हाइब्रिड, एक से दोनों हाइब्रिड से जो गेमिट आएगा, चूंकि एक वेरिएशन है RW, एक काउ से ये RW आया, एक केटल से RW आया, दूसरे केटल से भी RW आया। अब इस दोनों को क्रॉस कराया गया, F2 जनरेशन का रिजल्ट देखेंगे। इसमें आ गया, एक बार इसको इस दोनों से कराएंगे, फिर दूसरे बार इसको इस दोनों से कराएंगे। रिजल्ट आया कैपिटल R W, यानी R आ गया, कंप्लीट रेड हो गया, और RW आ गया, यह कैसा आ गया? रोन कलर आ गया। यह RW आ गया, यह कैसा आ गया? रोन कलर आ गया।
और यह कंप्लीट YWW हो गया। रिजल्ट आया 1:2:1, दो एक जैसा रोन कलर हो गया, 1:2:1। अब यहाँ आप देखो कि फेनोटाइपिक और जेनोटाइपिक दोनों रेशियो 1:2:1 आता है। आपने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या पढ़ा था? फेनोटाइपिक 3:1 और जेनोटाइपिक 1:2:1, अलग अलग आया था। जेनोटाइपिक अलग, फेनोटाइपिक अलग। यहाँ दोनों 1:2:1 आता है। किस केस में? रोन कलर ऑफ कैटल या कोट कलर। कोट जैसे पूरे एनिमल का बॉडी हेयर से ढका होता है, उसको कोट बोलते हैं। उसका जो कलर है, एक रेड लिया गया, एक व्हाइट लिया गया, और उससे क्रॉस करके हाइब्रिड लिया गया। दो हाइब्रिड अलग अलग लिया गया, दोनों का गेमिट निकाला गया, और यहाँ पर दोनों के गेमिट को फिर क्रॉस किया गया F2 जनरेशन में। रिजल्ट आया 1:2:1। फेनोटाइपिक जेनोटाइपिक एक तरह का आ गया। हम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस में दो देखे थे। अब हम तीसरा एग्जाम्पल लेने जा रहे हैं, सिकल सेल एनीमिया, जो ह्यूमन के 11 नंबर क्रोमोसोम पर जीन अपीयर होता है। इसमें क्या है कि थोड़ा सा यहाँ पर हमने अलग एक्सप्लेन किया है समझने के लिए। इसमें सिकल सेल सफरर होता है। सिकल सेल क्या है? सिकल सेल है हमारा ब्लड होता है। हमारा ब्लड RBC, रेड ब्लड कॉर्पसल्स, हेमोग्लोबिन और हेम आयरन हो गया, ग्लोबिन प्रोटीन हो गया। यह कंजुगेट प्रोटीन कहलाता है। तो ग्लोबिन जो हेम से जुड़ा हुआ है, आयरन कंटेनिंग से, आयरन का काम है ब्लड ऑक्सीजन को ट्रैप करना। तो यह जब अपने रियल स्ट्रक्चर में होता है तो ऑक्सीजन को ट्रैप करता है, और ब्लड एक सेल से एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन और ग्लूकोज को, हर एक सेल को देता है, कैरी करता है। तो इससे लाइफ सर्वाइव करता है। और यहाँ पर क्या हो जाता है? स्ट्रक्चर बदल जाता है। किसका? हेमोग्लोबिन का। हेमोग्लोबिन सिकल शेप में हो जाता है। सिकल शेप जो हंसिए आकार का, इसमें ऑक्सीजन कैरी करने की कैपेसिटी समाप्त हो जाती है, और ऐसे पेशेंट का डेथ हो जाता है। रिप्रोडक्टिव एज यानी बच्चा पैदा करने से पहले ही इसका डेथ हो जाता है। सफरर जो होता है उसका चाइल्ड इशू नहीं हो पाता है, उसका डेथ हो जाता है। नॉर्मल का बच्चा नॉर्मल ही होगा। तो हम लोग क्रॉस कराएंगे कैरियर को जिसमें बीमारी नहीं है, लेकिन जेनोटाइप में, जीन में नॉर्मल भी है और सिकल सेल का भी अपीयरेंस है। इसलिए हमने यहाँ एक नॉर्मल लिया, एक सिकल सेल कैरियर लिया। नॉर्मल सफरर तो डेथ हो जाता है, तो नॉर्मल और कैरियर का ही क्रॉस दिखा सकते हैं। तो नॉर्मल में इसका गेमिट निकालेंगे, कोई वेरिएशन नहीं है, तो 1 गेमिट आएगा, 2n 0 वेरिएशन। तो 0 का वैल्यू किसी डिजिट पर 0 वैल्यू होता है तो उसका पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 आता है, तो 1 गेमिट आएगा। तो हीमोग्लोबिन HbA, और यहाँ पर एक वेरिएशन है, तो यहाँ पर क्या है? एक वेरिएशन है, तो 2^1 उसका वैल्यू 2 आ जाएगा। तो इसका 2 गेमिट होगा, HbA HbS। एक सिकल सेल शो कर रहा है, एक A है नॉर्मल। अब इसको बारी बारी से दोनों से क्रॉस कराएंगे। अब यह जो क्रॉस आएगा, यह क्रॉस आएगा HbA नॉर्मल हो गया। नॉर्मल हर समय नॉर्मल ही प्रोड्यूस करेगा, नॉर्मल से नॉर्मल को क्रॉस कराया जाएगा। हमको तो चाहिए बीमारी कहाँ से अपीयर होती है उसको जानना। तो कैरियर यहाँ HbA HbS, इसमें HbA HbS में बीमारी नहीं होती है। जीन में बीमारी का जीन अपीयर होता है, यह नॉर्मल के तरह ही होता है, बीमार होता नहीं है। लेकिन अगला जनरेशन में इसकी बीमारी सफरर के रूप में होता है, जो सिकल सेल एनीमिया का सफरर होता है और उसका डेथ हो जाता है। तो थोड़ा सा उसको हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस की तरह देखेंगे। यहाँ पर सिकल सेल एनीमिया का केस लिया गया, और यहाँ HbA HbS कैरियर से कैरियर को क्रॉस कराया गया। यह पेरेंटल स्ट्रक्चर है, यह हाइब्रिड है, और इस F1 जनरेशन का रिजल्ट है ये। और F1 जनरेशन का जब गेमिट निकालेंगे तो HbA HbS होगा, HbA HbS होगा। दोनों में एक वेरिएशन है, 2n का 1 वैल्यू होगा, तो 2 गेमिट होगा। 2 गेमिट को फिर बारी बारी से इसको हम इस दोनों से क्रॉस कराएंगे, फिर इसको फिर इस दोनों से क्रॉस कराएंगे।
रिजल्ट क्या आएगा, HbA नॉर्मल, यह कभी बीमारी शो नहीं करेगा, अगले जनरेशन में भी नॉर्मल से जब क्रॉस करेगा तो कोई बीमारी नहीं आएगी। यह HbS आता है कैरियर, HbS कैरियर, यह 2 आ गया, एक कैरियर यह हुआ, एक कैरियर यह हुआ, इसमें भी बीमारी दिखता नहीं है जैसे नॉर्मल के तरह, लेकिन इसके जीन में भी बीमारी नहीं है नॉर्मल में, इसके जीन में बीमारी है, सिकल सेल का जीन है, जो अगले क्रॉस कराने के बाद अगले जनरेशन में अपीयर होगा। जैसे यहाँ हम सिकल सेल कैरियर का क्रॉस कराए तो ये रिजल्ट आ गया, और लास्ट में एक रिजल्ट जो आया यह आया HbS को क्रॉस कराया गया तो HbS यानी कि सिकल सेल सफरर, जिसका डेथ हो जाता है, जो अपने बच्चे प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, उस स्टेज आते आते उसका डेथ हो जाता है, इसलिए इसका क्रॉस हम लोग नहीं दिखाते हैं, बच्चे ही नहीं होता है, जिसमें बच्चा होगा उसी का क्रॉस दिखाएंगे। इसलिए कैरियर नॉर्मल से तो फिर नॉर्मल सब होता जाएगा, नॉर्मल का क्रॉस, तो कैरियर से कैरियर का क्रॉस F1 जनरेशन का हाइब्रिड कैरियर दोनों लिया गया, और उसको F2 जनरेशन का रिजल्ट ये लिया गया। पता है क्या रिजल्ट आया, 1:2:1, 2 आ गया कैरियर, एक आ गया नॉर्मल, एक आ गया सफरर, 1:2:1, यह फेनोटाइपिकली जेनोटाइपिकली 1:2:1 आता है। तो हमने देखा कोट कलर में, रोन कलर में भी 1:2:1 फेनोटाइपिकली जेनोटाइपिकली आया, सिकल सेल के केस में 1:2:1 आया, और यहाँ पर दोनों जीन है, नॉर्मल है सिकल वाला है, लेकिन अपीयरेंस क्या हुआ, नॉर्मल, बीमारी नहीं आया, तो दोनों का इफेक्ट आया, इसी को कहा गया कोडोमिनेंस, दोनों अपना अपना डोमिनेंसी दिखा के डिजीज को अपीयर नहीं होने दिया, यह भी लिया गया कोडोमिनेंस के रूप में, रोन कलर भी लिया गया कोडोमिनेंस के रूप में, एबीओ ब्लड ग्रुप भी लिया गया कोडोमिनेंस केस में। एक है जो एनसीईआरटी नहीं एक्सप्लेन करती है, MN ब्लड ग्रुप सिस्टम क्या है, थोड़ा इसको भी जान लेंगे। 1927 में लैंडस्टीनर और लेवाइन ने डिस्कवर्ड किया MN ब्लड ग्रुप सिस्टम। MN ब्लड ग्रुप सिस्टम क्या है, ब्लड के प्लाज्मा में एक M तरह का प्रोटीन और एक N तरह, एक अलग प्रोटीन जिसको N कहा गया, एक दूसरे तरह का प्रोटीन जिसको M कहा गया, तो 2 तरह का प्रोटीन हुआ, और जब दोनों एक साथ अपीयर होता है तो उसको MN कहा जाता है, इसलिए इसको MN ब्लड ग्रुप कहा गया। इसका उपयोग क्या यूज है, हमने एबीओ ब्लड ग्रुप का यूज ब्लड ट्रांसफ्यूजन के केस में समझा, इसका यूज है डिस्प्यूटेड पेरेंटेज आइडेंटिटी को आइडेंटिफाई करने में। क्या है डिस्प्यूटेड पेरेंटेज आइडेंटिटी, हॉस्पिटल में एक साथ कई बच्चे जन्म लेते हैं, किसी पेरेंट्स को सिर्फ बच्ची होती है, उसको लड़के की चाहत होती है, हॉस्पिटल में एक साथ कई लड़की लड़का सब प्रोड्यूस होते हैं, बच्चे जन्म लेते हैं, लड़की वाले चाह रहे हैं कि किसी लड़का वाले का हम बच्चा चोरी करके बदल लें, और बदल लेते हैं, और लड़का वाला जान रहा है मेरा लड़का हुआ है, अब जब बदला गया दोनों में फाइटिंग शुरू हुई, मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा आपने ले लिया। इस केस में डॉक्टर इन्वेस्टिगेट करते हैं, और MN ब्लड ग्रुप के थ्रू पता चलता है कि ये बच्चा इस फादर का है ना, इसका यूज बेहतरीन यूज, तो इसको किया जाता है डिस्प्यूटेड पेरेंटेज आइडेंटिटी के केस में। दूसरा यूज होता है आइडेंटिटी ऑफ ब्लड स्टेन इन फॉरेंसिक साइंस। फॉरेंसिक साइंस क्या, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन केस में एक मर्डर हो गया और जिसने मर्डर किया, दोनों में फाइटिंग हुआ, जिसका मर्डर हो गया उसका भी ब्लड गिरा और जिसने मर्डर किया उसका भी ब्लड गिरा। पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन के केस में आई, घर वाले को यह पता नहीं है कन्फर्म मर्डर किसने किया, उसको कन्फ्यूजन है 3 आदमी पर, इस तीनों में से कोई हमारे, या तीनों मिल के या तीनों में कोई हमारे आदमी का मर्डर कर दिया। अब डॉक्टर इन्वेस्टिगेट करती है जो यह ब्लड ग्रुप जो मर्डर हुआ उसका और जो अलग मिला मर्डरर का, इस तीनों आदमी से किससे मैच कर रहा है, तो वो MN ब्लड ग्रुप के थ्रू पता किया जाता है। इसलिए इसका आइडेंटिफिकेशन ऑफ ब्लड स्टेन इन फॉरेंसिक साइंस क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के केस में यूज होता है। NCERT नहीं बताती है, नीट वगैरह के लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको एक्सप्लेन किया।
दूसरा एग्जाम्पल हम देने जा रहे हैं, हमने अभी तक देखा इंट्राजेनिक, दूसरा उसका नाम हमने बताया इंटर एलिलिक। अब हम बताने जा रहे हैं नॉन एलिलिक और इंटरजेनिक, उसी का नाम है नॉन एलिलिक और इंटरजेनिक। इसमें 4 एग्जाम्पल हम देंगे। ईपीस्टेसिस, इसका रेशियो आता है 12:3:1। दूसरा है डुप्लीकेट, इसका रेशियो आता है 15:1। तीसरा है कंप्लीमेंट्री, इसका रेशियो आता है 9:7। चौथा है सप्लीमेंट्री, इसका रेशियो आता है 9:3:4। यह 4 एग्जाम्पल का नाम और रेशियो आप जान लेंगे जो नीट के लिए इम्पोर्टेंट है। तो थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स, हमको लगता है आप समझ गए होंगे इन सारी बातों को। एक रिक्वेस्ट करेंगे, रिक्वेस्ट यह कि गुरु का ज्ञान तब सफलीभूत होता है जब एग्जाम में यह चीज़, समझा हुआ चीज़ आ जाएगा, आपको बढ़िया मार्क्स आ जाएगा, तब यह सफलीभूत होगा जब आप गुरु को गुरु दक्षिणा देंगे। यहाँ हमको क्या आप गुरु दक्षिणा देंगे? आपसे यही गुरु दक्षिणा की चाहत है कि आप इसको सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स भी करें। आपका कमेंट्स हमारे लिए पावर बूस्टर का काम करता है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स। अगले क्लास में फिर मिलेंगे और अगले टॉपिक्स का एनालिसिस करेंगे। थैंक यू।